हेलो एवरीवन, आइए बात करें आठ के लॉ फाइनल के 8वें पेपर लैंड लॉज के यूनिट 3 के और 4th के बारे में। इसमें आपको जो एक्ट करना है उसका नाम है द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। फ्रेंड्स, इससे जो पहला एक्ट है राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955, उसमें आपने देखा है, पढ़ा है कि उसमें उस एक्ट के लागू होने के बाद राजस्थान में ज़मीनों, काश्त योग्य ज़मीनों के बारे में, लैंड जिसको लैंड कहा जाएगा, और उसके होल्डर्स के बारे में, अभिदारियों के बारे में डिटेल में पढ़ा। उन अधिकारों को मेंटेन कैसे किया जाना है, उनके बारे में ऑफिसर कौन से काम करेंगे, कोर्ट्स कौन सी काम करेंगी, वो सारी चीज़ें उस एक्ट में नहीं दी गई थी, वो इस एक्ट में दी गई थी जिसमें हम पढ़ने। इस एक्ट को 1 जुलाई 1956 को लागू किया गया और 3 क्षेत्र जो अजमेर मेरवाड़ा, भीलवाड़ा का सुनील टप्पा और सिरोही का आबू, उन क्षेत्रों में यह 15 जून 1958 को लागू हुआ, क्योंकि वो क्षेत्र राजस्थान में बाद में आए थे। इस एक्ट का लाने का जो उद्देश्य है वो था कि टेनेंसी लॉज को लागू करने के लिए रेवेन्यू कोर्ट्स की स्थापना की जाए। उनमें जो ऑफिसर बिठाए जाएंगे उन ऑफिसर को रेवेन्यू ऑफिसर कहा जाएगा, क्योंकि टेनेंसी का पूरा जो अर्थ रहता है, या टेनेंसी का मेन मोटिव रहता है कि टेनेंसी से रेवेन्यू कलेक्ट करना और सरकार उससे अपना काम चलाती है। उसमें जो ऑफिसर होंगे, ग्राम सेवक हैं, पटवारी हैं, उनको नियुक्त करना, उनको पावर्स देना, क्योंकि पावर्स किसी एक्ट के द्वारा ही आती है, पावर्स देना, और ज़मीनों से संबंधित तमाम तरह के रिकॉर्ड बनाना और उनको मेंटेन करना, उनका रेगुलर सर्वे करना, चीज़ों को देखना, खेती से संबंधित और सारी चीज़ों को काश्तकारी से संबंधित देखना, उसी के लिए ये एक्ट लाया गया है। इसमें कुल 263 सेक्शंस हैं, लेकिन हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमें सिलेबस में पढ़ने के लिए कहा गया है। हालांकि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, कोशिश होनी चाहिए कि समझने के लिए पूरा पढ़े, फिर भी हम इस सिलेबस को शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 1 जो है इसका ब्रीफ देती है कि ये कब लागू हुआ, और इसका एक्सटेंट जो है वो पूरे राजस्थान तक है, और ये लागू हुआ 1 जुलाई 1956 को। सेक्शन 2 कहती है कि कुछ पुरानी विधियाँ जो इस एक्ट के आने से पहले थी, वो कुछ हद तक, वो सेक्शन 2 में बताए गए मुताबिक तक वो भी काम करती रहेंगी जब तक सारी चीज़ें सेटल हो नहीं जाती। सेक्शन 3 जो है इसकी डेफिनीशन बताता है, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनीशन है वो देखनी है। जैसे रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू अधिकारी बताया गया है, तो वो एक लैंड रेवेन्यू कमिश्नर होता है जो पूरा राजस्थान में एक है, जो अजमेर में काम करता है, और हर कलेक्टर को लैंड रेवेन्यू रिकॉर्डर यानी भू लेख अधिकारी के पावर्स दिए गए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर काम करता है उसका। फिर है नजूल भूमियाँ, वो सभी ज़मीनें जो काश्त योग्य नहीं हैं, जो टेनेंसी वाली नहीं हैं, गांवों की आबादी के अंदर हैं और शहरों की नगर पालिका या नगर परिषद, नगर निगम के अंदर हैं, उन सारी ज़मीनों को नजूल ज़मीनें कहा जाता है। और वो उस एरिए की, उस जो अथॉरिटी है उसकी पावर में आती हैं, चाहे सरकार हो, चाहे पंचायत हो, नगर पालिका या जो भी हो, उस काम में वो अपने काम में, आबादी में या किसी भी काम में उनको लिया जाता है। एक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं RAA, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, जो सेक्शन 20A में आते हैं। वो रेवेन्यू से संबंधित, रेवेन्यू प्लस जुडिशरी, रेवेन्यू जुडिशरी जो मैटर हैं उनको सुनने के लिए बिठाया गया है उनको, और वो कलेक्टर की अपीलें भी सुनते हैं, SDM से भी अपीलें सुनते हैं। कुछ मामलों में उनको रेफरेंस की पावर भी, रिवीजन की भी दी गई है। तो आगे चलते हैं। सेक्शन 4 में आपको पढ़ना है द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। पिछले एक्ट में हमने बात की थी, उसमें आया था कि रेवेन्यू के मामलों से, रेवेन्यू मीन्स टेनेंसी लॉ के संबंधित
टेनेंसी से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, जो सरकार की कमाई है, जो राजस्व है, उसको रेवेन्यू कहेंगे। और रेवेन्यू से संबंधित सभी मामलों को जो सुनने की सबसे बड़ी अदालत है राजस्थान में, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जिसको राजस्व मंडल कहा जाता है। ये अजमेर में है और इसका जो आपको पढ़ना है 4 से 14 तक इसको करें। इसमें कम से कम 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम 15 तक हो सकते हैं। इनका जो बनने का संगठन का जो है कि इसका कंपोजिशन कैसे होगा, इसका जो अध्यक्ष कहा जाएगा उसको लगभग उनकी 12 वर्ष का जो IAS जो सर्विस वाला अधिकारी है उसी को लगाया जाता है। उसमें एक हिस्सा RHJS जो राजस्थान के हायर जुडिशियल सर्विस के जो हमारे यहाँ DJ सेशन जज लेवल के अधिकारी थे उनको लगाया जाएगा। और वो अधिकारी इतने होने चाहिए कि वो हाई कोर्ट में नियुक्त हो सकें। इसका मतलब कम से कम उनके पास बतौर जिला जज काम करते हुए 7 साल हो जाने चाहिए। इसी तरह से कोई एडवोकेट भी उसमें शामिल हो सकते हैं जो हाई कोर्ट में जज बनने के उम्र रखते हों। तो इसका मतलब है कि वो भी कम से कम उनकी 10 साल की प्रैक्टिस वहाँ हाई कोर्ट में होनी चाहिए। और उन सदस्यों को मिलाकर बोर्ड बनता है और उसमें एक अध्यक्ष होगा। और इस तरह से आप उसकी डिटेल पढ़ेंगे। उसके काम जो होंगे, रेवेन्यू बोर्ड पूरे राजस्थान की सभी रेवेन्यू कोर्ट्स का सुपरविज़न रखेगा और जो तहसीलदार लेवल और उसके नीचे के अधिकारी उनकी नियुक्तियां और अपॉइंटमेंट भी रेवेन्यू बोर्ड ही करता है। और रेफरेंस करता है, रिवीजन करता है और रिव्यू भी वो अपने मामलों की करता है। वो पूरा बेंच हाई कोर्ट की तरह एक साथ या सिंगल जज या डबल जज बैठकर भी काम करते हैं, जैसा अध्यक्ष नियुक्त करे मामलों के हिसाब से। फिर आता है अगली रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। रेवेन्यू बोर्ड सबसे बड़ा हुआ और पूरे ज़िले को टेरिटोरियल डिवीज़न में बांटा गया है। पूरी स्टेट को डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। डिस्ट्रिक्ट में हेड कलेक्टर होता है जो प्रशासनिक काम देखता है राज्य सरकार की तरफ से और रेवेन्यू काम भी देखता है। उसको बहुत सारी पावर्स हैं। उसके नीचे SDM रहता है, SDM के नीचे तहसीलदार हैं। तो इस तरह से उनको एक पावर डेजिग्नेशन दिया गया है कि वो कौन कौन से काम हैं, कौन कौन से उनको अधिकार टेनेंसी लॉ से संबंधित वो कार्य करेंगे और उस तरह के फैसले देंगे और बाकी काम वो करेंगे। तो ये सारा आपको सेक्शन 15 से 36 में पढ़ना है। फिर आता है अपीलें, सेक्शन 74 से 81 तक। तो इन्हीं अफसरों के जो कार्य करेंगे, इनके जो आदेशों के खिलाफ जो उससे एग्रीवेड होंगे, जो उससे असंतुष्ट होंगे, वो अपीलें कर सकेंगे। तो किस मैटर की अपील अगली बार किस अधिकारी की होगी, कितने दिनों की उसमें लिमिटेशन रहेगी, ये सब इसमें चार्ट बना रहता है टेनेंसी एक्ट में भी और उसमें भी शेड्यूल बने हुए हैं। शेड्यूल के मुताबिक वो अपीलें की जाती हैं। फिर आता है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब निर्देश होता है। तो निर्देश रेवेन्यू बोर्ड को होगा और वो कलेक्टर या लैंड रेवेन्यू डायरेक्टर, जो उसकी पावर भी कलेक्टर के पास ही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। सेटलमेंट कमिश्नर हो सकता है जो कि पूरे स्टेट का एक है जो अजमेर में बैठता है। यदि उनको लगता है कि कोई ऐसा मैटर है जिन पर रेवेन्यू बोर्ड से निर्देश मांगा जाना चाहिए, तो वो ऑथोराइज कर देते हैं या आप खुद या किसी को या अपने से अधीनस्थ ऑफिसर को कि इस तरह का आप एक रेफरेंस लेटर बनाइए और बोर्ड को भेजिए और बोर्ड फिर उस पर निर्देश देगा। फिर आता है रिवीजन। तो रिवीजन सामान्यतः बोर्ड की ही पावर है। इसमें एकमात्र पावर जो है वो बोर्ड की है और कुछ मामलों में रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी जो सेक्शन 20A में बनी है उसको भी कुछ मामलों में है। फिर आता है रिव्यू की पावर गवर्नमेंट की। आपने पिछले पढ़ा था कि रिव्यू की पावर जो है वो हर अदालत को होती है। जो अदालत फैसला करती है वो अपने फैसले का रिव्यू भी कर सकती है, लेकिन सेक्शन 85A में स्पेशल पावर राज्य सरकार की है कि कुछ मामलों में वो भी रिव्यू कर सकती है गवर्नमेंट पावर के आधार पर। फिर है कि 86 में दिया गया है कि रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू कोर्ट्स, सभी रेवेन्यू कोर्ट्स जो फैसला करती हैं वो अपने ही फैसलों का रिव्यू कर सकती हैं। रेवेन्यू बोर्ड भी रिव्यू कर सकता है। ये हम पिछले एक्ट में ही पढ़ चुके हैं, यहाँ फिर इसको बताया गया है। फिर आता है लैंड यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज।
ये आप समझें कि जितनी ज़मीनें हैं राजस्थान में, वो सभी की मालिक एकमात्र सरकार राजस्थान सरकार है, जिसको भूस्वामी कहा गया है। और वो जो ज़मीनें हैं, सभी ज़मीनों को एग्रीकल्चर में माना गया है कि सभी ज़मीनें सिर्फ खेती लायक हैं, और जो उसमें खेती कर रहे लोग हैं उनको कुछ निश्चित अधिकारों के लिए केवल मात्र खेती करने के लिए दी गई है, जिनको काश्तकार कहा जाता है, जो खातेदार या गैर खातेदार मौजूदा समय में हो सकते हैं। उनको सिर्फ यही काम है कि वो खेती करें, उपज पैदा करें, उसका रेवेन्यू सरकार को दें और उस ज़मीन को वैसे की वैसे ही संभाल के रखें, सिर्फ एग्रीकल्चर कार्यों के लिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस कार्य से अलग कार्य करता है, मान लिया जाए वहाँ आजकल जैसे हम देखते हैं आबादी बढ़ रही है, कॉलोनियाँ काट रहे हैं, दूसरे पर्पज़ हो रहे हैं, तो वो व्यक्ति इलीगल माना जाएगा और सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेती है, उसकी ज़मीन वापस ले जाती है, उसके अधिकारों को, खातेदारी या गैर खातेदारी अधिकार जो है उनको हटा दिया जाता है और उस व्यक्ति को ज़मीन से निष्कासित किया जा सकता है। लेकिन सेक्शन 90A जो कहती है, वो कहती है कि यदि आप किसी ज़मीन में आपने कोई कब्जा कर लिया, इस तरह का बना लिया, आपने कोई बिना सरकार को बताए कुछ इस्तेमाल कर लिया, तो आप निकाल दिए जाओगे। लेकिन यदि सरकार चाहे तो आपसे निश्चित रूप में पेनल्टी और टाउन का जो टैक्स, जिसको नगरीय टैक्स कहा गया है, उस रूप में कुछ और कीमतें बढ़वा के तो उस ज़मीन को रेगुलर कर सकती है। सेक्शन 90B में आता है कि यदि आप स्वयं उस चीज़ में सरकार से इजाज़त लेते हैं, 90A और 90B यहाँ दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ 90B यहाँ नहीं आ रही, 90A और 90B दोनों ही हैं। 90A में है यदि किसी ने बिना बताए सरकार को उस पर कब्जा कर लिया और इस तरह की उसमें अवैध निर्माण किया तो उसको रेगुलर किया जा सकेगा। और 90B आती है कि जब आप सरकार की इजाज़त लेकर वहाँ कुछ कार्य करते हैं। दोनों ही उस तरह से आती हैं कि एग्रीकल्चर लैंड का नॉन एग्रीकल्चर कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सरकारी ज़मीन पर कब्जा करता है 91 के तहत, तो उसको तहसीलदार वहाँ ज़मीन से निकाल सकता है, उससे पुराने बकाया टैक्स या रेवेन्यू या लगान के रूप में मांग सकता है। यदि वो नहीं देता तो उसको कम से कम 3 महीने के लिए सिविल जेल में डाला जा सकता है। फिर आता है अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, कृषि कार्यों के लिए भूमि का आवंटन। इसका मतलब यह है कि सरकार के पास, खासतौर से राजस्थान सरकार के पास, हम यार इसी एक्ट को पढ़ रहे हैं राजस्थान के, राजस्थान सरकार के पास बहुत सारी ज़मीनें ऐसी पड़ी हैं जो अभी तक केवल सरकार की हैं और वो किसी खेती के लिए किसी को नहीं दी गई हैं। तो सरकार समय समय पर ऐसे कानून लाती है, ऐसे नियम बनाती है कि लोगों को ज़मीनें अलॉट करती है। अलॉट करने के लिए ये उसके कुछ नियम बनाती है कि वो जो व्यक्ति काम करता है और वो कहता है कि मैं सिर्फ काश्तकार हूँ, मैं खेती का काम है लेकिन मेरे पास ज़मीन नहीं है, उन लोगों से वो अप्लाई करवाते हैं। फिर बहुत सारे लोग यदि हों तो लॉटरी सिस्टम से या दूसरे सिस्टम से उनको ज़मीन अलॉट की जाती है। उनकी पैसा, उनसे जो निश्चित रकम है वो धीरे धीरे भरवाई जाती है और शुरुआत में उनको गैर खातेदारी राइट दिए जाएंगे। एक समय गुजरने के बाद जब सारे वो किस्त भर देंगे, उस पर उसका सुधार करेंगे, उस पर निवास करेंगे, तो एक कुछ समय 5-10 साल बाद जो तय करती है सरकार, उसके बाद उनको खातेदारी राइट्स मिल जाते हैं। तो ये है कि कृषि कार्यों के लिए भूमि का आवंटन जो सरकार की पड़ी हुई ज़मीनें हैं उनमें अलॉट की जाती हैं। खास करके इंदिरा नहर परियोजना दूसरी पर जैसलमेर की तरफ और बहुत सारी ज़मीनें हैं जो समय पर सरकार अलॉट करती रहती है। फिर आता है सर्वे। सरकार अपनी ज़मीनों का, जितनी राजस्थान में ज़मीनें हैं उन ज़मीनों का सर्वे करती रहती है। एक सर्वे तब हुआ जब ये अधिनियम बना और फिर समय समय पर सर्वे होते हैं। सर्वे का मतलब है कि ज़मीनों का निरीक्षण करना और उनमें समय समय पर जो बदलाव हुए हैं उनको अपने रिकॉर्ड में दर्ज करना। तो ये आता है सर्वे 106 और रिकॉर्ड 107, 8, इस तरह से रिकॉर्ड उसके विभिन्न कामों के लिए रिकॉर्ड होते रहते हैं अलग अलग तरह से। जैसे जैसे
है कि गांवों का सर्वे करो, आबादियों का करो, कितनी उसमें जनसंख्या बढ़ी, कितनी ज़मीनें किस काम की हुई। तो इस तरह सब तरह के अलग अलग प्रकार के सर्वे जो हैं वो होते रहते हैं, उनको सर्वे कहा जाएगा, जनरल सर्वे या सर्वे। तो ये जनरल सर्वे कहलाएगा 106 से 109 तक। फिर आता है 110 से 111। अब ये ज़रूरी है कि ज़मीनों के नाप तोल किए जाएं। जब तक किसी ज़मीन का नाप तोल नहीं होगा, उसका कैलिब्रेशन नहीं होगा, तो उसकी मार्किंग नहीं हो पाएगी और ये पता नहीं चलेगा कि किस ज़मीन पर कितना काबिज़ और किसको, जिस तरह से किलेबंदी, चकबंदी, मुरब्बाबंदी होती है, उन चीज़ों को एक गांव जो एक रेवेन्यू गांव है, उस चक कहा जाएगा रेवेन्यू गांव को। उसमें नंबरिंग के हिसाब से, जिसको हम किला कहते हैं, आमतौर पे एक मुरब्बा में 25 किले होते हैं और उनकी चकबंदी की जानी है। हर मुरब्बे के चारों कोनों पर पत्थर लगा की निशानी बनाई जाती है कि ये किस तरह से इसकी मार्किंग रहेगी, ताकि एक व्यक्ति दूसरे की ज़मीन में नहीं जा पाए और उसके अधिकार भी सुरक्षित रहें, कागज़ों में भी और वहाँ मौका पर भी उसके अधिकार और लड़ाई झगड़े ना हो और अपनी अपनी मार्किंग रहे। शेष ज़मीनें रास्ते की अलग हैं, हर चीज़ों की अलग हैं, तो उसके लिए उसका सीमांकन किया जाता है, जिसको बाउंड्री मार्क्स कहा जाता है 110 से 11 में। और वहाँ पत्थर वगैरह लगाए जाते हैं, नंबर लगाए जाते हैं। आप जो खेती वगैरह से संबंधित लोग हैं वो जानते हैं। अदरवाइज़ हम देखते हैं कि सड़क बिल्कुल सीधी जा रही है, सड़क एक तरफ है, लाइन एक तरफ है, खेत दूसरी तरफ है। तो ये सब इसी कारण है कि वहाँ बाउंड्री है, मार्किंग है। फिर आता है इसकी मैप्स बनाना और फील्ड बुक्स बनाना। मैप्स जो है अक्सर रिकॉर्ड के लिए कागज़ों में होते हैं, लेकिन हमेशा इस्तेमाल करते हुए वो ख़राब न हो जाएं, इसलिए कपड़े पर बनाए जाते हैं और उनका पैमाना लिया जाता है। एक स्पेशल पैमाना होगा, पैमाना कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई का रहता है, ये आप अगर नक्शे पर देखें तो नक्शों पर भी स्केल मेयरिंग कहते हैं उसको, स्केल मीटरिंग करके फिर वो नापा जाता है, तो वो हमें एक जैसा ही दिखता है। पटवारियों के पास या लैंड रिकॉर्ड वाले जो ऑफिसर हैं उनके पास ये रहता है, कपड़े पे बना हुआ नक्शा, और उसी के मुताबिक बुक्स रहती हैं। हर बुक में, हर बुक अलग अलग होगी, जिसमें अलग अलग चीज़ें दर्ज होंगी, ज़मीनों के प्रकार, उसमें काश्तकारों के प्रकार, गांवों के नाम, गांव में खेती वाली ज़मीनें अलग हैं, रेवेन्यू अलग हैं, सरकार के जो हिस्से हैं वो अलग हैं। इस तरह से अलग अलग तरह के फील्ड बुक या बुक्स बनी रहती हैं। जो पटवारी, जो रिकॉर्ड कीपर रहता है, जो सबसे नीचे की श्रेणी का लेकिन पावरफुल अधिकारी रहता है, और जो सबसे नीचे वाला जो रिकॉर्ड कीप करता है, वो अधिकारी के पास ज़्यादातर ये रहते हैं। और इसका सेक्शन 112 में ये बताया गया है। फिर है यूनिट 4 रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। आपने पिछले एक्ट में पढ़ा कि एक व्यक्ति को खातेदार कहा जा रहा है, गैर खातेदार कहा जा रहा है, उसको मालिक कहा जा रहा है, शिकमी अभिदारी या शिकमी काश्तकार कहा जा रहा है। तो वो सारे उसके अधिकार हैं। उस व्यक्ति की या उस ज़मीन को होल्ड करने वाले की पहचान है कि ये ज़मीन किस किस्म की है और इसको होल्ड करने वाले का अधिकार क्या है, उसी को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहा जाता है। कि काश्तकारों की प्रकृति के अनुसार उसका निर्धारण किया जाता है कि कौन व्यक्ति उस ज़मीन में, या वो ज़मीन खातेदारी है या गैर खातेदारी है, सरकारी है या किसकी है, नहरी है कि बरानी है, उसमें पानी किस किस्म का लगता है। तो इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहता है, अधिकारों के रिकॉर्ड या काश्तकारों के अधिकारों का रिकॉर्ड। फिर आता है, ये पढ़ेंगे आप 113 से 21 में, इसी में है 114 सेक्शन में केवट कतौनी, और 121 में जमाबंदी। जमाबंदी शब्द थोड़ा बहुत आपने सुना होगा। जमाबंदी एक तरह का रजिस्टर ही है, उसी में सब कुछ रिकॉर्ड रहता है। उसमें खेवट खतौनी एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें ये दर्ज रहता है कि उस ज़मीन पर जो काश्तकार काश्त कर रहा है उसकी किस्म क्या है, वो काश्त किस अधिकार से काश्त कर रहा है, तो उसको खतौनी रजिस्टर कहा जाता है। और जमाबंदी जो रहती है या खेवट रहती है, उसमें ये रहता है कि उस अभिदारी के अधिकार क्या हैं। यहाँ दो चीज़ें आपको समझनी है।
जो अभिदारी है, जो ज़मीन होल्ड करता है, उसके जो अधिकार हैं वो जमाबंदी में होंगे। उस जमाबंदी में कि इस मान लिए ये कोई ए बी एक जगह है, ए बी जगह खेती वाली ज़मीन है, उसका जो होल्डर है उसका क्या प्रकृति है, वो किस हैसियत उसकी क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो चीज़ रहेगी जमाबंदी में या खेवट में। और उसको जो खेती कर रहा है, उस खेती करने वाले की जो किस्म रहेगी वो खतौनी रजिस्टर कहलाता है। ये 114 और 121 में आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। फिर आता है म्यूटेशन, नामांतरण, जिसको साधारण भाषा में इंतकाल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब एक व्यक्ति के अधिकार 114 सेक्शन 114 वाली या 121 वाली में दर्ज हैं और वो व्यक्ति अपने अधिकारों का किसी तरह से ट्रांसफ़र कर रहा है या अधिकारों में परिवर्तन कर रहा है, तो अधिकारों में जो परिवर्तन होगा उस चीज़ को उस रजिस्टर में आगे दर्ज किया जाएगा। मान लिया जाए उसका पहली लाइन में वो है, उसका कुछ भी है और उसने अपनी ज़मीन गिरवी बैंक में रखी, तो आगे दर्ज किया जाएगा कि उसने बैंक में रखी। उस चीज़ के अंतरण को म्यूटेशन या नाम अंतरण कहा जाएगा। उसने बैंक में रखी या बेच दी, तो किसको बेची, जिसको बेच दी उसका नाम आ जाएगा। यदि वो मर गया तो उसके आगे वारिसों का नाम आ जाएगा। यदि उसने कुछ और उसका यूज़ किया, लैंड चेंज करवा दिया या उसमें आ जाता नेम आता है, तो इस तरह से किसी भी तरह से नाम में जो परिवर्तन उस रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा या अधिकार में परिवर्तन जो दूसरे का नाम आएगा, उसको नामांतरण या इंतकाल कहते हैं। इंतकाल उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता था मर जाना या फौत होना। तो पुराने वक्त जब राजे रजवाड़े रहते थे, ना तो गिरवी का कोई ज़्यादा प्रावधान था, ना बैंक में जाने का था, ना कुछ और था। जिसके नाम ज़मीन थी सदियों तक उसी के सालों तक पड़ी रहती और सिर्फ उसके मरने के बाद ही उसके वारिसों में जाती। तो इसलिए केवल मात्र एक ही शब्द इस्तेमाल होता था, इंतकाल उसका, वो मर गया तो दूसरे का इंतकाल दर्ज कर दो या उसकी मौत को दर्ज कर दो, तो अगले आप पे वारिस उसके अपने आप आ जाएंगे। इसीलिए उससे इंतकाल शब्द या फौत शब्द चढ़ा। लेकिन आजकल ज़मीनों में डे टू डे परिवर्तन होते हैं तो ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, तो इसको कहते हैं 122 से 137 नामांतरण और उसकी प्रक्रिया। तो ये है कि पुराने नाम की जगह कटने के बाद नया आना या उसमें अधिकार में बदलाव होना। अधिकार में बदलाव होना, मात्र नाम को कम ज़्यादा करना, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड म्यूटेशन के नाम से ही होती हैं, नामांतरण ही माना जाता है। फिर आता है सेटलमेंट ऑपरेशन। सामान्य तौर पे जब ये एक्ट लागू हुआ होगा तो एक बार तब सर्वे हुआ जिसको सेटलमेंट कहते हैं, सेटल करना, सेटलमेंट ऑपरेशन करना, यानी पूरी ज़मीनों का सर्वे करना, नामांकन करना, सीमांकन करना, जो लोग बैठे हैं उन लोगों के नाम तय करना कि वो किस अधिकार से हैं, उनको दर्ज करना, गांवों की भूमि को दर्ज करना, शहरों की, रास्ते की, गोचर भूमि, जोहड़ तालाब की भूमियाँ, शमशानों की भूमियाँ, वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना। और 20 साल लगभग बीतने के बाद जनता बढ़ती है और चीज़ होते हैं, ज़मीनों में सुधार आते हैं, सड़कें बनती हैं, पानी की चीज़ें ज़्यादा बनती हैं या पानी कम होता है बारिश आने से या और चीज़ों से, तो प्रकृति में ज़मीन में बदलाव आते हैं। ज़मीनें अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। उन सभी बदलावों को रीसेटल करने के लिए 20 साल बाद सेटलमेंट दोबारा होता है। जिस तरह से हमारे यहाँ जनगणना होती है, तो वो सामान्य जनगणना भी 10 साल बाद होती है, तो ये भी सेटलमेंट है जो सामान्यतः 20 साल बाद होगा और उसमें फिर वो रिकॉर्ड को नए सिरे से तैयार किया जाएगा, पुराने की तुलना भी होगी, तो इस तरह से एक नया रिकॉर्ड बनेगा। तो जो सामान्य कामों के लिए होगा उसको जनरल सर्वे कहा जाएगा, जो 142 से 46 तक होगा। उसमें अलग अलग कॉलम के हिसाब से लोगों की इकोनॉमिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया, लोग अमीर हुए, गरीब हुए, फसलों का क्या चक्कर रहा, फसलें अच्छी हो रही हैं, बुरी हो रही हैं, ज़मीनें ख़राब हो रही हैं या अच्छी हो रही हैं, वो सारी चीज़ें उसमें दर्ज होती हैं। और उस तरह से ख़ास एरियो के लिए सर्कल बन जाते हैं, तो उसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ असेसमेंट सर्कल। जैसे मान लिया जाए किसी शहर में या किसी एरिया में पानी की स्थिति अच्छी है तो वो अलग सर्कल बन जाएगा, कहीं पानी की कमी है तो वो सर्कल अलग है, उस सर्कल को बरानी या नहरी या चाही या पड़ती कहा जाएगा। और वहाँ कमज़ोर फसलें हैं, फसलों के हिसाब से सर्कल
एरिए के हिसाब से सर्किल, बारिश के हिसाब से सर्किल, तो इस तरह से अलग अलग सर्किल बन जाते हैं और वो सर्किल फिर तय करते हैं कि सरकार खरीद बिक्री के लिए, शहरों के विकास के लिए, ग्रामों के विकास के लिए कितना और काम करे। वहाँ ज़मीनों के रेट, जिसको डीएलसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कलेक्ट्रेट का रेट कहा जाता है, वो तय करने हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति तय करनी है, अनुदान देना है कि नहीं, लगान कम ज़्यादा वसूली करनी है कि नहीं, और ये सारी चीज़ों के लिए सर्वे को बनाना ज़रूरी होता है और सरकार इस तरह से लगभग इसको करती रहती है, इसलिए ये सर्वे ज़रूरी होता है। फिर आता है सोइल क्लासिफिकेशन। सोइल का मतलब मिट्टी, जिस मिट्टी में ज़मीनों की खेती हो रही है, कृषि योग्य है, तो मिट्टी की प्रकृति अलग अलग होगी, उसकी भी क्लासिफिकेशन होगा कि मिट्टी दोमट है, लोम्बी है, काली है, गहरी है, परती है, लोहे वाली है कि नहीं, इस तरह से उसका क्लासिफिकेशन। अक्सर आजकल आपने सुना होगा कि मोदी जी अक्सर कहते रहते हैं कि हमारी मिट्टी ऐसी हो तो खादें उसमें ये हो, कम हो, अच्छी हो। और पिछले दिनों 2016 में लगभग वो श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में आकर उन्होंने सोइल जांच का एक कैंपेन शुरू की थी। उसका नतीजा क्या रहा, चलो बाद की बात आप देखें, तो उसको कहते हैं मृदा वर्गीकरण या सॉइल क्लासिफिकेशन। उसके आधार पे अक्सर ये किसानों को कहा जाता है कि सॉइल क्लासिफिकेशन के आधार पर आप अपनी फसल में खाद या फर्टिलाइज़र दें और उसी तरह का पानी दें। इसलिए वैसे ज़रूरी भी है, लेकिन कितना ज़रूरी है वो आप देखें। फिर आता है इवोल्यूशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रेंट रेट्स, सेक्शन 151। तो इसका मतलब है कि जब सर्वे हो गया, हर तरह का सर्वे होने के बाद सरकार को पता चलता है कि उसका पर्पज़ क्या है, तो उस सर्वे से फसलों में, लगान में चेंज क्या आएगा, भूमियों के विकास में क्या फ़र्क पड़ा, उन चीज़ों से सरकार तय करती है 151 में कि हमें अब आगे से लगान के रेट जो हैं वो क्या रखने हैं, रेवेन्यू के रेट क्या रखने, रेंट रेट्स, रेंट में लगान, उसके रेट हमें क्या लेने हैं, कम करने हैं या ज़्यादा लेने हैं। और फिर उसके आधार पर प्रिपरेशन ऑफ रेंट रेट्स रिपोर्ट, तो रेंट रेट की कम ज़्यादा करने की रिपोर्ट बनती है सरकारी लेवल पे, हाई लेवल पे, ऊपरी लेवल पे, और फिर उसको जमा करवाया जाता है। इट सबमिशन एंड फाइनलाइजेशन, फिर उसको जमा होती है, अफसर लोग उसको तय करते हैं, चेक करते हैं, लोगों से पूछा जाएगा, रिपोर्टें आती हैं, फिर उसमें कुछ विरोध होंगे, जिस तरह से आजकल हमारे किसान लोग कर रहे हैं, विरोध होंगे, कोई उसके हक़ में बोलेगा, कोई खिलाफ़ बोलेगा, तो फिर उसको चलते हुए वो किसान या काश्तकार चाहें तो 168 से 172 तक उसको कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते, ये आप ज़्यादा कर रहे हो, इतनी सुविधा नहीं है, इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो लगान दरों से वो मना भी कर सकते हैं। लेकिन मना करने के प्रभाव क्या होंगे वो 168 में 72 में देखेंगे कि उनको फिर ज़बरदस्ती भी की जा सकती है, लगान लिया भी जा सकता है और उन पे एक्शन लिए जा सकते हैं। फिर आता है प्रेपरेशन ऑफ दस्तूर गाँवई, इसको बोलना गाँवई। ये भी एक रजिस्टर रहता है 173 से 174 में, जिसमें समय समय बाद एक पर्टिकुलर गांव इसमें कहा जाता है रेवेन्यू गांव, जो सरकार ने रेवेन्यू रिकॉर्ड में जिसको ग्राम या ग्राम घोषित किया है उसको गांव या ग्राम कहा जाएगा। हर ग्राम के अंदरूनी जो रिवाज हैं, दस्तूर हैं, वहाँ ज़मीनें हैं, ज़मीनों के प्रकार क्या है, उन पे लगान आता है, अनुदान सरकार देती है, कोई मेला लगता है, कोई और रिवाज हैं, तीज त्यौहार के इस तरह के मेले जो गांव में लगते, वो सारी चीज़ें गांव का एक सिंपल दस्तूर क्या है, शमशान के बारे में क्या है, लोगों के जलाने के बारे में क्या है, शादी ब्याह के बारे में क्या है, मोटे मोटे रिवाज जो एक ही जाति के लोगों के वो क्या हैं, वो सारी चीज़ें दर्ज की जाती हैं। दस्तूर का मतलब है एक तरह की रिवाज, तो उन गांव का दस्तूर या गांवों का रिवाज रजिस्टर तैयार करना, और उसको रजिस्टर को तैयार किया जाता है और फिर वहाँ खुले में लोगों को पढ़कर सुनाया जाएगा, लोगों के एतराज़ लिए जाते हैं। जब बहुमत द्वारा ये साबित कर दिया जाता है कि ये रिवाज ठीक हैं, अक्सर हमारे गांव में ऐसे रिवाज चलते हैं, तो फिर उस रिकॉर्ड को अधिकारी साइन करके हमेशा के लिए को रिकॉर्ड बन जाएगा, और अगली बार वो कभी किसी तरह के रिवाजों का जब कभी कोई बिंदु
उठता है किसी अदालत में या कहीं, तो वो एक रिकॉर्ड के तौर पे उसको साक्ष्य के तौर पर पेश किया जा सकता है। फिर आता है टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। तो बंदोबस्त जो पहली आपने ऊपर बताया गया, उसकी कुछ शर्तें हैं, वो 175 से 177 में पढ़नी है। और फिर है प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ रेवेन्यू। अब यदि किसी व्यक्ति की तरफ रेवेन्यू निकलता है, रेवेन्यू का मतलब राजस्व, रेंट होता है लगान जो किराया है, रेंट को वो व्यक्ति वसूलता है जो ज़मीन का होल्डर है, और होल्डर ने ज़मीन आगे किसी को काश्त के लिए दे रखी है, तो वो जो लेगा उसको लगान कहा जाएगा, किराया या रेंट। और रेवेन्यू है वो सरकार का टैक्स होता है, जो सरकार की कमाई है, सरकार को मिलने वाले वैसे सभी टैक्स को रेवेन्यू कहा जाता है। तो ज़मीन से मिलने वाले को लैंड रेवेन्यू कहा जाता है, वो भी सरकार का निकलता है और किसानों से वो लिया जाता है फसल दर फसल। यदि किसान नहीं देंगे तो उसकी प्रक्रिया है वसूली की, सेक्शन 228 में। इसमें ये रहता है कि जो किसानों को पानी मिलता है नहरी का, उसको बंद किया जा सकता है, उसके जो काश्तकारी अधिकार हैं उन अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, उसको मिलने वाली और कोई फैसिलिटी है उसको रोका जा सकता है। यदि फिर भी किसी तरह से नहीं देते तो उसकी ज़मीन की रिसीवर किया जाएगा पहले, और फिर कुर्की और नीलामी भी की जा सकती है। यानी हर तरह से उसको प्रेशर देकर उसकी वसूली की जा सकती है। ये सेक्शन 228, 229, 230 कुर्कियाँ वगैरह करके और 33 तक ये चलता है कि किस तरह से वो निकाला जाएगा। और उसकी जो संपत्ति है उसको भी कुर्क किया जा सकता है, उसका रास्ता बंद किया जा सकता है, और कोई उसकी प्रॉपर्टियां हैं, यानी उसको हर तरह से इस तरह से कर दिया जाएगा कि वो अपने खेत तक ना पहुंच पाए और एग्रीकल्चर ना कर सके, कल्टीवेशन। तो हर तरह से उसको रोकने के द्वारा उससे लैंड रेवेन्यू की वसूली कर ली जाएगी। इस तरह से ये छोटी छोटी सेक्शंस में आपका ये पूरा होता है, इस तरह से लैंड रेवेन्यू एक्ट। यहाँ एक चीज़ आप और ध्यान रखें कि आप जो लोग बाबिल साहब को पढ़ रहे हैं, बाबिल की बुक में कई जगह उन्होंने बार बार लिख रखा है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 और लैंड रेवेन्यू एक्ट 2003। तो ध्यान रहे 2003 जो एक्ट था वो कभी लागू हो नहीं पाया। पता नहीं उस बुक में उन्होंने क्यों लिखा, आपको उसके बारे में कुछ नहीं लिखना। जहाँ 2003 की बात है उस चीज़ को पूरी भूल जाइए। आपके सिलेबस में सिर्फ एकमात्र एक्ट जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 या 1956 ही दिया हुआ है, आपको इसी के मुताबिक लिखना है और इसी की तैयारी करनी है। यदि कोई और चीज़ आएगी तो वो गलत होगी और आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको आप देखें और अच्छी तरह से करें और समझें। ओके, अगली बार इसमें रेंट कंट्रोल वाला हम उस पर और नेक्स्ट करेंगे क्योंकि लंबा हो रहा है। ओके, थैंक यू, गुड लक।